गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने पढ़ी थी स्वर संधि। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन का मेल स्वर से या व्यंजन से होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के भी कुछ प्रकार होते हैं, पर इसमें वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे नियम कहलाते हैं। तो इन नियमों में से एक एक करके हम नियम पढ़ेंगे। सबसे मुख्य चीज़ व्यंजन संधि में जो हमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि व्यंजन संधि में पहले पद में जो भी अक्षर रहेगा वो हमेशा व्यंजन रहेगा, उसके नीचे हलंत रहेगा अर्थात वो व्यंजन रहेगा। और इसीलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि जब हलंत लगा रहेगा तभी वह अक्षर कैसा माना जाएगा? आधा माना जाएगा। तो अब हम एक एक करके इसके नियम पढ़ेंगे। पहला नियम है इसका, पहले पद में स या त वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स वर्ग या त वर्ग। और उसके बाद यहाँ पर च वर्ण, ज़्यादातर यहाँ पर च वर्ण ही होता है, तो बाद में अगर च वर्ण है तो स का यहाँ पर बन जाएगा आधा श। और बाकी के नियम में यहाँ पर जैसे ये त है और यहाँ पर ये चार नम है, तो इसका यहाँ पर जो वर्ण रहेगा उसी वर्ण का यहाँ पर त वर्ग में बन जाता है। सिर्फ स वर्ग रहेगा तो उसका बनेगा आधा श। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण, कस धन चित। यहाँ पर स वर्ग है और यहाँ पर च वर्ग है, तो च वर्ग दूसरे पद में होने के बाद स का बन जाएगा आधा श। तो ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कश्चित। तो इसमें ये ध्यान रखना है इस वाले नियम में कि पहले पद में या तो स वर्ग हो या तो त वर्ग हो। अगर स वर्ग है तो उसका बन जाएगा आधा श, और अगर त वर्ग है तो त वर्ग में से पूरा त थ द ध न जो भी यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर जो वर्ण रहेगा जैसे च है तो इस त का भी यहाँ पर आधा च ही बनेगा। जैसे ये उदाहरण दिया है उत धन चारणम। अब यहाँ पे ये त वर्ग है और यहाँ पे ये च है, तो त वर्ग का यहाँ पर च है तो ये आधे त का भी क्या बन जाएगा? च ही बनेगा। तो ये बराबर हो जाएगा उच्चारणम। एक और उदाहरण देखिए, उद धन ज्वलः। अब जैसे यहाँ पर च का यहाँ पे त का च बन गया था, अब ऐसे ही यहाँ पर ये ज्वल है अर्थात यहाँ पर ये ज है, तो ये त वर्ग का यहाँ पर द आया हुआ है, लेकिन इस द का भी यहाँ पर क्या बनेगा? आधा ज ही बनेगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? उज्ज्वलः। अब इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि त वर्ग का के बाद में दूसरे पद में जो भी वर्ण रहेगा च वर्ग का, उसका वही वर्ण त का आधा बन जाएगा और इसमें ये मिल जाएगा। व्यंजन संधि का दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। इसमें भी पहले पद में अगर स है और दूसरे पद में ट वर्ग, पहले पद में स वर्ग और दूसरे पद में ट वर्ग, तो जो ट है अगर स यहाँ पर है तो इस स का यहाँ पर बन जाएगा ष षटकोण का आधा। तो जैसे उदाहरण के लिए रामस धन टीकते, तो नियम के अनुसार स का क्या बन जाएगा? आधा श। अगर इसके बाद ट वर्ग है तो आधा श बनेगा, तो ये हो जाएगा रामश टीकते। इसका दूसरा उदाहरण है, इसमें भी पहले पद में स वर्ग या त वर्ग या यहाँ पर श षटकोण का भी हो सकता है। तो अगर ये त वर्ग है तो त वर्ग का इसमें भी वही नियम लागू होता है त वर्ग का कि त वर्ग में यहाँ पर जो अक्षर रहेगा दूसरे पद में पहला अक्षर जो रहेगा उसी का द का या त थ द ध न जो भी रहेगा उसका यही अक्षर आधा बन जाएगा, जो कि आपके दूसरे पद में दिया हुआ है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? उद धन डयनम। तो ये बराबर हो जाएगा उड्डयनम, अर्थात ये ड इसका आधा बन जाएगा। तीसरा उदाहरण एक और है। इसमें पहले पद में अगर श षटकोण का है और दूसरे पद में या तो ट वर्ग होना चाहिए या तो त वर्ग होना चाहिए। अगर यहाँ पर त वर्ग है तो ये त वर्ग का यहाँ पर न दिया हुआ है, तो ये श जो है इसका, अब ये जो न है इसका बन जाएगा न। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? कृष्ण धन नः। तो यहाँ पर ये पूरा बन जाएगा कृष्ण। तो इस उदाहरण में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। पहले पद में स वर्ग, त वर्ग और श।
दूसरे पद में ट वर्ग और त वर्ग, ये दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। इसी के अंतर्गत अब तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। तो इसमें पहले पद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? पहले पद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण होना चाहिए। तो ये जो तीसरा वर्ण या पहला वर्ण यहाँ पर जो रहेगा, तो उसी वर्ग का यहाँ पर तीसरा वर्ण बन जाएगा। पर अब इसमें नियम क्या है? इसमें दूसरे पद में हमेशा स्वर रहेगा। क्या रहेगा दूसरे पद में? हमेशा स्वर। तो अब हम देखते हैं, जैसे अब ये प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग का यहाँ पर प दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पर ये स्वर है अ। तो अब प का तीसरा वर्ण क्या बनेगा? तो प, फ, ब क्या बन जाएगा यहाँ पर? ब। तो ये सुप धन अंतः, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सुबंतः। अब इसमें यह ध्यान में रखने की मुख्य बात है कि इस वाले नियम में, जिसमें कि पहले पद में किसी भी वर्ग का यहाँ पर पहला, दूसरा या तीसरा वर्ण हो और दूसरे पद में यहाँ पर कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पर जो वर्ग रहेगा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पर बन जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर ये ट दिया है, तो ये ट, ठ, ड, ढ, ण, ये ट वर्ग आ गया। ट वर्ग आने के बाद यहाँ पे स्वर क्या है? ए। अब ट का तीसरा वर्ण क्या बनेगा? तो ट, ठ, ड, ड बनेगा। अब यहाँ पर जो स्वर रहेगा वही मात्रा हमारी, इसका जो तीसरा वर्ण बनेगा हमारी मात्रा उसमें वही लग जाएगी। तो ट का तीसरा वर्ण यहाँ पर हमारा बन गया ड, और ड में मात्रा कौन से लग गई? ए की। तो ये चीज़ माइंड में फिट कर लीजिए। एक और उदाहरण देखिए, जगत धन ईशः। जगत में ये त वर्ग है, त वर्ग का इसमें पहला आ गया। यहाँ पर हमारा कोई भी वर्ग आ सकता है और किसी भी वर्ग का कौन सा होना चाहिए? पहला, दूसरा या तीसरा वर्ण, और यहाँ पर कोई भी स्वर। अब त का तीसरा वर्ण क्या बनेगा? त, थ, द बनेगा। और द में मात्रा कौन से लगेगी? यहाँ पर बड़ी है, इसलिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा जगत धन ईशः का जगदीशः। तो इस नियम को आप एक बार और सुन लीजिए कि इस नियम में पहले पद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण होना चाहिए और दूसरे पद में कोई भी स्वर हो तो उसी वर्ग का यहाँ पर तीसरा वर्ण बन जाता है। अब इसमें आगे और एक उदाहरण देखिए। यहाँ पर इस वाले नियम में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो। क्या होना चाहिए? पहले पद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो, तो इसमें भी इसी वर्ग का यहाँ पर तीसरा वर्ण बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? तीसरा वर्ण। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे बुध धन धीः। अब ये ध, ये किस वर्ग का है? ये तो ये है त वर्ग का, त, थ, द, ध, चौथा वर्ण आ गया। तो नियम क्या है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण यहाँ पर आ सकता है, तो इसका बन जाएगा तीसरा वर्ण। कौन सा बन जाएगा? तीसरा। अब आप देखिए कैसे बनेगा। तो बुध धन धीः, ध का तीसरा क्या आ जाएगा? त, थ, द। तो यहाँ पर हमारे ये द आ गया, तो अब ये क्या बन जाएगा? बुद्धि। यहाँ पर इस वाले पद में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दूसरा उदाहरण देखिए, क वर्ग का यहाँ पर पहला आ गया और यहाँ पर ये क, ख, ग इसी वर्ग का यहाँ तीसरा आ गया। लेकिन नियम के अनुसार यहाँ पर पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा वर्ण होने पर कौन सा बन जाएगा? हमारा तीसरा वर्ण ही बनेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? दिक् धन गजः। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? दिग्गजः। इस नियम को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगला उदाहरण भ, यहाँ पर अब ये भ कौन सा है? तो प, फ, ब, भ, ये भी चौथा वर्ण आ गया और यहाँ पर है ध। तो अब इसी भ का तीसरा वर्ण बन जाएगा। तो तीसरा वर्ण क्या बनेगा इसका? प, फ, ब। तो यहाँ पर ब बन जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा लब्धः, लब्धं धः लब्धः। तो अब इस नियम में हमें क्या याद रखना है कि पहले पद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए और दूसरे वर्ण में यहाँ पर कोई भी व्यंजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस वर्ग में जो भी रहेगा उसका तीसरा वर्ण यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अगला उदाहरण है हमारा ये, इसमें भी
नियम क्या है अब इसमें, इसका नियम देखिए। अब इसमें भी किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। अब इसमें किसी भी वर्ग का कौन सा होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन यहाँ पर जो वर्ग रहेगा, यहाँ पर आपका कोई भी व्यंजन हो सकता है। यहाँ पे जो वर्ग रहेगा उसी वर्ग का अब यहाँ पर पहला वर्ण बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, पहला। तो सद धन कार, अब ये त वर्ग का यहाँ पर आ गया, त थ द तीसरा आ गया। नियम के अनुसार चौथा तक होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी रहेगा तो इस वर्ण का पहला वर्ण यहाँ पर बन जाएगा। तो अब द वर्ण का पहला अक्षर कौन सा है, तो त थ द। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, पहला वर्ण बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सद धन कारः बराबर सत्कारः। दूसरा उदाहरण देखिए, उद धन पन्नः। अब नियम के अनुसार यहाँ पे भी ये चौथा वर्ण आ गया। यहाँ पे ये पहला वर्ण यहाँ पर कोई भी आ सकता है। तो उद धन पन्नः, तो यहाँ पर अब ये द है, तो अब ये द का भी क्या बन जाएगा, पहला वर्ण क्या बनेगा, त। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, उत्पन्नः। एक और उदाहरण देखिए, ग और प इनको मिलाएंगे तो ग वर्ण का ये किस वर्ग का है, ये क वर्ग का तीसरा आ गया। क ख ग तीसरा आ गया और यहाँ पर आ गया प। अब इस वर्ण का पहला वर्ण कौन सा है, ग का, तो ग का पहला वर्ण है क ख ग। तो ग यहाँ पर आ गया, तो अब ग का यहाँ पर पहला वर्ण बन जाएगा। तो दिग धन पालः, तो बराबर ये क्या बन जाएगा, दिक्पालः। इस नियम को आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। और दूसरे पद में यहाँ पर जनरली वैसे तो पहला आता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वर्ण आ सकता है। तो इसका पहला वर्ण यहाँ पर बन जाएगा। अब इसमें एक और उदाहरण देखिए आप। नेक्स्ट उदाहरण है सत्यम धन वद। ये नियम आपके लिए बहुत ही सरल है। अब इसमें पहले पद में यहाँ पर मकार होना चाहिए। मकार का मतलब सिर्फ यहाँ पर म रहेगा और म में हलंत। अब हलंत क्यों रहेगा, क्योंकि हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर व्यंजन संधि में अगर यहाँ पे सिर्फ मकार है और दूसरे पद में यहाँ पर कोई भी व्यंजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई भी व्यंजन, तो ये जो हमारा म है ये हमारा बिंदी में बदल जाएगा, अर्थात म यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर म के पहले जो भी वर्ण रहेगा उसके ऊपर हमारी क्या लग जाएगी, बिंदी। तो सत्यम वद, तो इस तरह से हम इसको म को हटाकर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बिंदी। तो ये हमारा नियम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मकार के बाद अगर यहाँ स्वर आ जाता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम लागू कब होगा, जब मकार के बाद कोई भी व्यंजन आएगा और पहले पद में सिर्फ म ही आना चाहिए, अर्थात मकार आना चाहिए। एक और उदाहरण देखिए, कार्यम कुरु। अब यहाँ पे भी नियम के अनुसार म के बाद यहाँ पे ये क जो है हमारा व्यंजन आ गया है, इसलिए यहाँ पर कार्यम में यहाँ पे म हट जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगी, बिंदी। बस आपको सिर्फ मुख्य क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर कि इसके बाद यहाँ पे स्वर नहीं आना चाहिए। अगर स्वर आ जाता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। एक और उदाहरण व्यंजन संधि का आखिरी उदाहरण है। अगर पहले पद में त हो, सिर्फ क्या होना चाहिए, यहाँ पे वर्ग नहीं होगा, सिर्फ क्या रहेगा, त, एक ही वर्ण रहेगा त, और उसके बाद भी एक ही वर्ण रहेगा ल। ठीक है, त के बाद क्या आना चाहिए, सिर्फ ल। त वर्ग नहीं रहेगा, यहाँ पर केवल त वर्ण रहेगा और उसके बाद आएगा ल। तो इस त का भी यहाँ पर ल है तो इस त का भी क्या बन जाएगा, आधा ल। तो ये तत् धन लीनः, इसका क्या हो जाएगा, तल्लीनः। एक और उदाहरण देखिए इसका, उत धन लासः। नियम के अनुसार यहाँ पे त है और यहाँ पर ल है, तो इसलिए इस त का भी यहाँ क्या बन जाएगा, आधा ल। तो उत धन लासः का हो जाएगा उल्लासः। ये हमारे व्यंजन संधि के नियम हैं। अब हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। जैसे हमने पढ़ा था कि व्यंजन संधि में पहले पद में हलंत होना आवश्यक है, वैसे ही विसर्ग संधि में पहले पद में विसर्ग होना आवश्यक है। अब विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, तो स्वर के साथ में यहाँ पर स्वर या व्यंजन हो, लेकिन यहाँ पर विसर्ग होना आवश्यक है। तो क्या मतलब निकलेगा कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग संधि होती है, इसलिए पहले पद में यहाँ पर विसर्ग होना आवश्यक है। जैसे व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, ऐसे ही विसर्ग संधि के भी कुछ नियम होते हैं। अब उनमें से पहला नियम ये है
कि विसर्ग के बाद यहाँ पर अगर च या छ हो, क्या होना चाहिए? विसर्ग के बाद यहाँ पर कोई नियम नहीं है कि यहाँ पे अ होगा या आ होगा, इसमें कोई नियम नहीं, इसमें सिर्फ यहाँ पे पहले पद में विसर्ग होना चाहिए और दूसरे पद में च या छ हो। तो विसर्ग के बाद च या छ अगर है तो ये जो विसर्ग है इसका बन जाएगा आधा श शक्कर का। कौन सा बनेगा? आधा श। तो अब उदाहरण देखिए, बालह धन चलती, तो नियम के अनुसार ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद यहाँ पर दूसरे पद में च है, तो नियम के अनुसार विसर्ग का क्या बन जाएगा? आधा श। तो ये बालह चलती, इसका पूरा शब्द बन जाएगा हमारा बालश चलती। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो बालश चलती अगर लिखा है यहाँ पे आधा श है, मतलब हम ये समझ जाएंगे कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और इसमें विसर्ग के बाद च आया हुआ है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है निहि धन छल, तो नियम के अनुसार विसर्ग के बाद हमारा क्या आ गया? छ। तो छ आने पर भी विसर्ग का क्या बनेगा? श शक्कर का ही बनेगा। इस नियम में श और स, इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िए तो ही आपको ये नियम अच्छे से समझ में आएंगे और आप इसको सही ढंग से कर पाएंगे। तो नियम क्या है? विसर्ग के बाद च या छ अगर आता है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? आधा श। तो निहि धन छलह बराबर ये हो जाएगा निश्छलह। ये इसका विसर्ग संधि का पहला नियम। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा नियम है कि विसर्ग के बाद त या थ अगर आ जाता है, यहाँ पर वर्ग नहीं, सिर्फ क्या लेना है हमें? त या थ। तो नियम याद रखिए कि विसर्ग के बाद अगर त या थ आ जाता है तो विसर्ग का यहाँ पर बन जाएगा आधा स। स मतलब ये आधा स सड़क वाला। तो श शक्कर का और स सड़क का, इन दोनों को आप अलग अलग अच्छे से ध्यान में रखिए तो ही आपके ये नियम सही ढंग से आपको समझ में आएंगे। तो नियम क्या है दूसरा? कि विसर्ग के बाद त या थ हो तो विसर्ग का बन जाता है आधा स। जैसे नमः धन ते, तो विसर्ग, यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर त है, तो ये पूरा शब्द हमारा क्या बन जाएगा? नमस्ते। दूसरा उदाहरण है दुह धन थलह, तो नियम के अनुसार ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या आ गया हमारा? थ। तो त या थ आने पर क्या बनेगा? आधा स। तो दुह धन थलह, अब इसका ये क्या बन गया हमारा? दुस्थलह। तो श और स को ध्यान में रखेंगे, इन दोनों नियमों में श और स का प्रयोग होता है। अगला नियम है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो। अ मतलब अ अनार का, आ नहीं, यह आप ध्यान में रखेंगे। तो विसर्ग से पहले अब उदाहरण देखिए, सह धन अपि, स में क्या मिला हुआ है? अ, मतलब विसर्ग से पहले अ है और यहाँ पर दूसरे पद में भी अपि का यहाँ पर भी अ है। और एक बात और हमेशा ध्यान में रखिए कि संधि हमेशा पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर, इन दोनों में ही हमें संधि करनी होती है। दूसरे पद में 2, 3 या 4 शब्द भी हमारे हो सकते हैं, पर संधि सिर्फ दोनों में ही होती है, पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर। तो सह में स में अ मिला हुआ है और यहाँ पर भी है, तो अब ये जो विसर्ग है इस विसर्ग का यहाँ पर बन जाएगी ओ की मात्रा, अर्थात इस विसर्ग का बन जाएगा ओ। ओ बनने का मतलब इसमें लग जाएगी ओ की मात्रा और ये जो दूसरा अ है इस दूसरे अ का बन जाएगा अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह जहाँ कहीं भी लगा होता है और जब हम उसको संधि विच्छेद के द्वारा अलग करते हैं तो अवग्रह चिन्ह का अर्थ होता है अ। तो इसलिए ये इस नियम को ध्यान में रखिए कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो तो पहले जो विसर्ग के पहले जो अ है उसका बन जाएगा ओ और दूसरे अ का बन जाएगा अवग्रह चिन्ह। एक और उदाहरण देखिए, कह धन अपि, तो क में भी अ मिला हुआ है, मतलब विसर्ग से पहले अ है और बाद में भी अ है, तो इस अ का विसर्ग के साथ बन जाएगा ओ और दूसरे अ का बन जाएगा अवग्रह चिन्ह, तो ये हो जाएगा कोपी। इस नियम में सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि विसर्ग से पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो तो पहले अ का बनेगा ओ और दूसरे अ का बनेगा अवग्रह चिन्ह। अब इस अगला विसर्ग संधि का अगला नियम है कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद यहाँ पर कोई भी स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले पद में विसर्ग से पहले अ हो और दूसरे पद में कोई भी स्वर हो तो ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाता है। लोप होने का मतलब ये विसर्ग बिंदी यहाँ से हट जाएगी।
तो जैसे सूर्य उदेति, तो य में अ मिला हुआ है और उसके बाद यहाँ पे अन्य स्वर कौन सा आ गया, उ। यहाँ पे अ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आएगा, यहाँ पर अ नहीं आएगा, सिर्फ अ को छोड़ के कोई भी स्वर आएगा तो ये विसर्ग बिंदी का लोप हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, सूर्य उदेति। दूसरा उदाहरण, रामः आगच्छति। यहाँ पे भी विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर दूसरा स्वर अर्थात आ है, तो नियम के अनुसार इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राम आगच्छति। बिल्कुल सरल नियम है, सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अर्थात दूसरे पद में अ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एक और उदाहरण, दूसरा अगला नियम देखिए आप। इस नियम में विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद यहाँ पर कोई भी मृदु व्यंजन वर्ण हो। और मृदु व्यंजन वर्ण मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इसको हम मृदु व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिए कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो अर्थात मृदु व्यंजन वर्ण हो तो उसके नियम के अनुसार ये जो विसर्ग है इसका ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ। उदाहरण देखिए, पुरः धन हितः। अब पुरः, र में अ मिला हुआ है मतलब विसर्ग से पहले अ है और यहाँ पे ह। अब ये ह किस वर्ग का है, श स ह। ह तीसरा वर्ण आ गया अर्थात मृदु व्यंजन वर्ण है, तो इस विसर्ग का बन जाएगा यहाँ पर ओ, तो ये क्या बन जाएगा, पुरोहितः। नियम बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा उदाहरण है, वयः धन वृद्धः। वयः, य में अ मिला हुआ है मतलब विसर्ग से पहले अ है और नियम के अनुसार यहाँ पर ये मृदु व्यंजन वर्ण है। अब ये व वर्णमाला का किस पंक्ति का है, तो य र ल व, चौथा वर्ण आ गया। तो नियम के अनुसार तीसरा, चौथा, पांचवा अर्थात मृदु व्यंजन वर्ण होना चाहिए, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वयो वृद्धः, ओ की मात्रा बस लग जाएगी। याद में आप लोगों को नियम समझ में आ गया। इस नियम में विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद कोई भी मृदु व्यंजन वर्ण हो अर्थात किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है अर्थात ओ की मात्रा लग जाती है। अगला नियम है, विसर्ग से पहले आ हो, आ यानी आ की मात्रा, तो यहाँ पर आ हो और दूसरे इसमें कोई भी मृदु व्यंजन वर्ण हो या कोई भी स्वर हो या य र ल व ह हो तो नियम के अनुसार इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। उदाहरण देखिए, नराः हसन्ति। नराः यहाँ पर आ है तो विसर्ग के पहले आ होना चाहिए और यहाँ पर ह है तो य र ल व ह, या तो ह हो मतलब य र ल व ह हो या मृदु व्यंजन वर्ण हो या कोई भी स्वर हो तो ये इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा हमारा, नरा हसन्ति। नियम आपको ध्यान में रखना है, या तो मृदु व्यंजन वर्ण हो या कोई भी स्वर हो या य र ल व ह हो तो नियम के अनुसार विसर्ग बिंदी यहाँ से हट जाएगी। एक और उदाहरण देखिए, देवाः यान्ति। देवाः, यहाँ पे भी आ की मात्रा है अर्थात आ है और यहाँ पर य है तो मृदु व्यंजन वर्ण य नहीं है बल्कि ये क्या है, य र ल व ह। ये 5 वर्ण आपको याद रखने हैं। इनमें से भी अगर कोई भी आ जाता है तो नियम हमारा वही लागू होता है अर्थात ये विसर्ग बिंदी यहाँ से हट जाएगी और ये क्या हो जाएगा, देवा यान्ति। अगला नियम है, इस नियम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब इस नियम में विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर अर्थात पहले पद में विसर्ग से पहले अ और आ नहीं रहेगा तो अ और आ को छोड़कर अन्य कोई भी यहाँ पर स्वर हो अर्थात कोई भी यहाँ पे मात्रा होगी और दूसरे पद में यहाँ पर अगर स्वर है तो अब ये जो अ और आ को छोड़कर कोई भी यहाँ पे वर्ण रहेगा उसका बनेगा आधा र। अब हम एक एक करके उदाहरण देखेंगे। नियम के अनुसार अ और आ नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर क्या है, द में छोटे ओ की मात्रा मतलब ऊ है अर्थात अ और आ नहीं है तो विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर हमारा दूसरा आ गया है, दूसरी मात्रा अर्थात दूसरा वर्ण। और यहाँ पर अगर यहाँ पर स्वर है, अब इस विसर्ग का यहाँ पे बन जाएगा आधा र। क्या बन जाएगा, आधा र। आधा र बनने के बाद अगर यहाँ स्वर है तो इस र में यही स्वर अर्थात वही मात्रा मिल जाएगी जो आपकी यहाँ पर दी रहेगी। तो अब ये र में मिल गया आ
तो भैया बराबर क्या बन जाएगा, रा। तो इसलिए ये शब्द हमारा बन जाएगा दुरात्मा। इस नियम को ध्यान से सुनिए कि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो और दूसरे पद में अगर स्वर है तो ये जो विसर्ग का आधा र बनेगा, इस आधे र में हमारा यहाँ पर जो स्वर है वही मिल जाएगा, अर्थात वही मात्रा हमारी र में लग जाएगी। एक और उदाहरण देखिए, वधुः धन एषा। अब यहाँ पे अ और आ नहीं है, अर्थात उ है, बड़ा उ, अर्थात बड़े उ की मात्रा यानी उ है। तो अ और आ को छोड़कर यहाँ अन्य स्वर आ गया हमारा और दूसरे पद में भी स्वर है ए। तो अब इसका क्या बनेगा, आधा र। तो ये आधा र बनेगा। अब इसमें क्या मिल जाएगा, ए, अर्थात ए की मात्रा। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा वधु रेशा, ये र में हमारी ए की मात्रा लग जाएगी। यहाँ पर जो भी स्वर रहेगा वही मात्रा हमारी इस र में लग जाएगी। इसी नियम के अंतर्गत एक और चीज़ ध्यान में रखने की है कि यदि विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आ जाता है, ठीक है, अ और आ तो यहाँ पर नहीं रहेगा, तो अ और आ को छोड़कर यहाँ पे अन्य स्वर रहेगा, यहाँ पे ई है और उसके बाद यहाँ पे विसर्ग है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे पद में आया है व्यंजन। तो अगर व्यंजन है तो नियम के अनुसार इसका तो बनेगा आधा र, लेकिन जो आधा र बनेगा उसकी क्या लग जाएगी, रेफ। क्या लग जाएगी इसकी, रेफ। अब इस नियम को ध्यान में रखिए कि विसर्ग के बाद अगर कोई भी स्वर है तो उसी स्वर की मात्रा र में लगेगी, लेकिन विसर्ग के बाद अगर व्यंजन है तो विसर्ग का जो र बनेगा वह र व्यंजन होने के कारण वह रेफ के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। ये हुई हमारी विसर्ग संधि।